Good morning, students. In this video of reaction mechanism, we are discussing about the energy profile diagrams. Energy profile diagram means किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट होने के लिए एनर्जी में किस तरह का क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। डायग्रामेटिकली एनर्जी चेंज को हम रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट तो प्रोडक्ट जो होते हैं वो रिएक्टेंट की तुलना में स्थायी हैं या नहीं हैं, इसे देखना होता है। रिएक्शन तभी कंप्लीट होती है जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की तुलना में अधिक होती है। सेकेंडली हम ये देखते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के यानी कि अभिक्रिया स्थिरांक फेवरेबल है या नहीं है। और थर्ड अपन ये देखते हैं कि उनके उस रिएक्शन के होने के लिए ऊर्जा की मांग कम है या अधिक है। इन सभी बातों को स्पष्ट करने के लिए दो बेसिक थ्योरीज दी गई थी जो निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट है टक्कर का सिद्धांत या कोलिजन थ्योरी। देखिए, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के लिए वो आपस में टक्करें करते रहते हैं। यदि प्रति एकांक समय में टक्करों की संख्या ज्ञात हो तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे उनके बीच में होने वाली कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है। टक्करों के बढ़ने से आणविक आवृत्ति बढ़ती है। आणविक गति टेम्परेचर पर निर्भर करती है, अतः जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अणुओं की गति में वृद्धि होने लगती है। परंतु यह पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन टक्करों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि यह किस पर डिपेंड करता है। 10⁻15 अणुओं में से एक अणु टक्कर करने में सक्षम होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग केवल और केवल प्रभावी टक्करों की संख्या पर डिपेंड करता है। मीन्स रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट्स के अणुओं में आपस में टक्करें तो अनेक होती हैं, लेकिन उन टक्करों में से जितनी भी टक्करें प्रभावी टक्करें होंगी वही टक्कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में हेल्पफुल होगी। और ऐसा पाया गया है कि 10⁻15 अणु अगर रिएक्टेंट के आपस में रिएक्टेंट के प्रेजेंट हो तो एक अणु ही टक्कर के लिए सक्षम होता है, प्रभावी टक्कर के लिए सक्षम होता है, और प्रभावी टक्कर के होने पर ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ऐसी टक्करें जिनमें मिनिमम एनर्जी की प्राप्ति होती है उन्हें हम प्रभावी टक्करें कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जितनी मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू N × P × E एप्सिलॉन रेज़ टू पावर -EA/RT। यहाँ पे कैपिटल N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होने वाली टक्करों की संख्या को। P यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टक्कर मारने वाले अणुओं के अभिविन्यास या ओरिएंटेशन को। R यहाँ पे है गैस कांस्टेंट। EA है यहाँ पे टक्करों का फ्रैक्शन, और कैपिटल T यहाँ पे परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। यह हो गया अपना टक्कर सिद्धांत। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांजिशन स्टेट प्रिंसिपल या संक्रमण अवस्था सिद्धांत की। देखिए, जब भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उससे पहले रिएक्टेंट हाई एनर्जी वाली एक ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एक रिएक्शन को देख सकते हैं, A + BC यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, ये आपस में रिएक्शन करते समय एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है,
ए का बी के साथ नया बॉन्ड बन रहा होता है और बी का सी के साथ जो पुराना बॉन्ड है वह टूट रहा होता है और यह संक्रमण अवस्था कहलाती है। यह संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अभिकारकों एवं उत्पादों के मध्य ऊर्जा अवरोध का काम करती है। इसे ही सक्रियण की मुक्त ऊर्जा कहा जाता है। उचित ऊर्जा युक्त रिएक्टेंट एक निश्चित कॉन्फ़िगरेशन में व्यवस्थित होकर ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करते हैं। यह अवस्था अपनी हाई एनर्जी के कारण काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होती है और तुरंत ही यह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। संक्रमण अवस्था वास्तव में रिएक्टेंट्स की थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम में होती है। इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू -2.303 RT log K। यहाँ पे डेल्टा जी स्टार मीन्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, डेल्टा एच इज एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड डेल्टा एस स्टार इज एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम के लिए यह इक्वेशन अप्लीकेबल होती है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जब ट्रांजिशन स्टेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ऊर्जा अंतराल को स्थितिज ऊर्जा आरेख द्वारा व्यक्त किया जाता है जो निम्न प्रकार से हैं। ये स्थितिज ऊर्जा है, ये अभिक्रिया की गति है और इसको अपन देख सकते हैं। रिएक्टेंट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं जो कि हायर एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट होती है और उसके बाद में ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब अपन बात करते हैं ऊष्मागतिक एवं गतिक नियंत्रण, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल। जब कोई समान अभिक्रियकारक आपस में क्रिया करके भिन्न भिन्न ताप पर अलग अलग उत्पाद देते हैं तो प्रश्न यह उठता है कि कौन सा उत्पाद कब और कितना उत्पन्न होगा। सामान्यतः ये देखा गया है कि लो टेम्परेचर पर वह प्रोडक्ट अधिक बनता है जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो, अर्थात सक्रियण की मुक्त ऊर्जा कम हो। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनता है वो गतिक नियंत्रित उत्पाद कहलाता है। लेकिन अगर किसी रिएक्शन को हम हायर टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है जो थर्मोडायनेमिक दृष्टि से अधिक स्टेबल होता है, अर्थात उसके लिए डेल्टा एच का मान अभिक्रिया के लिए हाईली नेगेटिव हो। इस प्रकार से बनने वाला प्रोडक्ट ऊष्मागतिक नियंत्रित उत्पाद या फिर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहलाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होती है तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है एंड हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन के संपन्न होने पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन के द्वारा हम यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ये 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसकी रिएक्शन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड से जब करवाई जाती है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, इस पे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन एक एडिशन रिएक्शन होगी। जब हम ये रिएक्शन -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है और यहाँ पर एडजेसेंट कार्बन एटम पर, चाहे इधर वाले ले लो चाहे इधर वाले ले लो, एडजेसेंट कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड को तोड़ते हुए सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। 80% प्रोडक्ट यही मिलता है। साथ ही अगर अपन इस रिएक्शन को 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में ऐसा कंपाउंड, यह वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। ये ठीक है। देखिए जब हम इसको -80 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं
तो 80% तो ये प्रोडक्ट मिलता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम पर H और Br का एडिशन होता है एंड इंटरमीडिएट जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज नहीं होता है, और 20% दूसरा 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट हमें मिलता है। जबकि हायर टेम्परेचर पर थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बनता है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 1,2 प्रोडक्ट यहाँ 20% बनता है और 1,4 प्रोडक्ट ही अधिक मात्रा में बनता है, क्योंकि यहाँ पर इंटर कन्वर्जन के द्वारा जो इंटरमीडिएट है वह चेंज हो जाता है। यहाँ पे 1,2 उत्पाद की अपेक्षा 1,4 प्रोडक्ट अधिक प्रतिस्थापियों युक्त होने के कारण मोर स्टेबल होता है, लेकिन इस प्रोडक्ट के बनने के लिए आवश्यक एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होने से यह हाई टेम्परेचर पर ही मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस रिएक्शन इंटरमीडिएट की। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय बहुत सारी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में स्थायी स्पीसीज बनती हैं। स्थायी इन द सेंस उनको रिएक्शन में आइसोलेट करके देखा जा सकता है, उनकी स्टडी की जा सकती है। उन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।